हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 18। गोलू एक बार फिर बेहोश हो गया। चाची पानी का जग ले आई तो आदमी ने उसे सीधा गोलू के मुंह पर दे मारा। पानी से गोलू का मुंह धुला तो वह खड़े होकर गोलू के हम उम्र लड़के ने कहा, अरे ये तो गुप्ता जी का लौंडा है। गोलू गुप्ता, मिश्रा वेडिंग प्लानर में जो गुड्डू भैया के साथ काम करते हैं। तुम वो जानते हो गाय का? आदमी ने पूछा। हाँ, भैया की शादी का टेंट इन्होंने ही तो लगाया था, लड़के ने कहा। तो फिर ये के घर वालों को फोन करो और खबर दो इनकी, कहीं साला मर मरा गए तो एक और आरती का इंतजाम कहां से करेंगे, आदमी ने कहा और वहां से चला गया। गुड्डू फूफा जी को ढूंढने घर से निकला था। अभी कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि तभी उसका फोन बजा। गुड्डू ने बाइक साइड में लगाई और फोन देखा। स्क्रीन पर नंबर देखकर गुड्डू ने फोन उठाया और कान से लगाकर कहा, हेलो। हेलो गुड्डू भैया, हम बोल रहे हैं शिवम, गायत्री चौक से। पिछले हफ्ते भैया की शादी का काम देखा था ना आपने, लड़के ने कहा, जिसका नाम शिवम था। हाँ शिवम, बतावा कैसे फोन किया, गुड्डू ने कहा। अरे गुड्डू भैया, वो आपके दोस्त है ना गोलू, वो यहाँ बेहोश पड़े हैं, शिवम ने कहा। बेहोश पड़े हैं? कहाँ और क्या हुआ उसको? शिवम तुम वहीं रुको, हम अभी आते हैं, तब तक जाना नहीं वहां से, गुड्डू ने कहा। वह काफी घबरा गया और फोन रखकर वापस बाइक गायत्री चौक वाले रास्ते की ओर घुमा दी। कुछ देर बाद गुड्डू गायत्री चौक पहुंचा। शिवम उसे अपने घर के बाहर ही मिल गया। गुड्डू ने बाइक उसके सामने लाकर रोकी और कहा, गोलू कहाँ है? वो वहां सामने गली में, शिवम ने कहा तो गुड्डू ने बाइक आगे बढ़ा दी। जिस घर में मौत हुई थी उस घर के लोगों ने गोलू को अर्थी से उठाकर खंबे के पास बिठा दिया। हालांकि गोलू बेहोश नहीं हुआ था, वह बस बौखलाया हुआ था। गुड्डू गोलू के पास आया और बाइक से उतरकर गोलू से कहा, गोलू, ए गोलू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन है भाई? गोलू ने अधखुली आंखों से सामने देखकर मरे हुए स्वर में कहा। गोलू को इस हालत में देखकर गुड्डू नीचे बैठा और गोलू के गालों को थपथपाते हुए कहा, अबे हम हैं गुड्डू, आंखें खोलो गोलू, और यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो भी जे हाल में, हमें बोलोगे कुछ? भैया हमका माफ करी दो, गोलू ने बुरी तरह से रोते हुए कहा। गुड्डू ने अपने आसपास देखा, लोग उसे और गोलू को ही देख रहे थे, तो उसने अपना हाथ गोलू के मुंह पर रखा और दबी आवाज में गुस्से से कहा, अब चुप, कमाता वाता ही नहीं क्या तुम्हें? सबसे पहले उठो यहां से और चलो हमारे साथ। गोलू ने रोना बंद करके हामी में सर हिला दिया। गुड्डू से लेकर बाइक के पास आया और गोलू से अपने पीछे बैठने को कहा। गोलू गुड्डू के पीछे आ बैठा और गुड्डू बाइक लेकर वहां से निकल गया। गुड्डू गोलू का ना अपने घर लेकर गया ना ही गोलू के, बल्कि वह गोलू को लेकर मोती झील आया। बाइक जैसे ही मोती झील के बाहर आकर रुकी, गोलू ने बाइक से उतरकर कहा, हम यहाँ काहे आए हैं? बताते हैं, अंदर चलो, गुड्डू ने बाइक साइड में लगाकर कहा। उससे पहले कुछ खाए लेगा, काहे कि सुबह से कुछ नहीं खाया है और जान नहीं बची है हमें, गोलू ने मिमियाते हुए कहा। गुड्डू ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो कुछ ही दूर खड़ा छोले भटूरे का एक ठेला उसे दिखा और वह गोलू को लेकर वहां चला आया। गुड्डू ने ठेले वाले से एक प्लेट छोले भटूरे देने को कहा। कड़ाही में तले जा रहे भटूरे देखकर गोलू की भूख बढ़ गई और उसका चेहरा खिल उठा। तो वहीं गुड्डू फूफा को लेकर परेशान था। ठेले वाले ने प्लेट में छोले रखे, सलाद के नाम पर प्याज के 4 टुकड़े और एक गर्मा गर्म भटूरा रख दिया। गोलू ने देखा तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने जल्दी से प्लेट को अपनी तरफ खिसकाया और जैसे ही एक निवाला तोड़ा तो गुड्डू ने कहा, हाथ तो धो लेते गोलू। अरे भैया, भूख न देखे हाथ मैला न सस्ता ठेला, आप खाएंगे का? कहते हुए गोलू ने निवाला मुंह में रखा और जो सुकून उसके चेहरे पर था, कमाल था। नहीं, तुम खाओ और जल्दी खाओ, गुड्डू ने कहा। गोलू ने 2-4 निवाले खाए और ठेले वाले से कहा, अचार नहीं है का? है ना, ठेले वाले ने कहा। तो दो ना,
का आपने रिसेप्शन के लिए बचा के रखे हो? गोलू ने कहा। और जैसे उसने गुड्डू की तरफ देखा तो पाया कि गुड्डू उसे ही घूर रहा है, तो गोलू ने झेंपते हुए कहा, अचार के बिना छोले भटूरे अच्छे नहीं न लगते। गुड्डू बेचारा इस वक्त गोलू से क्या कहता। वह तो उसे मार भी नहीं सकता था, क्योंकि उसे गोलू से फूफा की जानकारी जो लेनी थी। गुड्डू को सोच में डूबा देखकर गोलू ने कहा, भैया इतना खर्चा किया है तो एक गिलास मट्ठा भी ले लेगा। गुड्डू ने हामी में गर्दन हिला दी। गोलू ने खुश होकर ठेले वाले के कंधे पर हाथ मारकर कहा, हाँ भैया एक गिलास मट्ठा भी दे दो। गोलू ने जैसे ही ठेले वाले को हाथ मारा, ठेले वाले के हाथ में पकड़ा मट्ठे का गिलास उसके हाथ से सामने पड़े सामान पर गिर पड़ा। कुछ खुद पर गिर गया। आदमी ने गुस्से से गोलू को देखा तो गोलू ने खिसिया कर कहा, इट्ठो गिलास मट्ठा दई दो। गोलू चलो यहां से, पी लिए मट्ठा, भैया पकड़ो जे। गुड्डू ने गोलू का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर कहा और दूसरे हाथ से पैसे निकालकर ठेले वाले की तरफ बढ़ा दिए। अरे भैया एक भटूरा और बचाओ तो खान लेन दो। गोलू ने प्लेट में पड़े आधे भटूरे से एक साथ प्लेट के छोले बटोरते हुए कहा और मुंह में ठूस लिया। गुड्डू उसे खींचते हुए वहां से ले गया और मोती झील चला आया। गोलू के मुंह में छोले और भटूरा भरा हुआ था। वह ना उसे निगल पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। गुड्डू गोलू को लेकर एक खाली सी जगह पर आया और उसे अपने सामने करके कहा, अब बताओ गोलू क्या चल रहा है? छोले भटूरे चल रहा है, गोलू ने कहा। खाना मुंह में ठूसे होने की वजह से वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। गुड्डू ने कुछ देर इंतजार किया और जब गोलू ने खा लिया तो कहा, गोलू अब बताओ हमें ये सब क्या चल रहा है? क्या चल रहा है भैया, हम कुछ समझे नहीं, गोलू ने अनजान बनते हुए कहा। गुड्डू गोलू के पास आया और आओ देखा न ताओ खींच कर एक थप्पड़ गोलू के गाल पर रसीद किया और कहा, अभी समझ आया कुछ? हाँ थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, गोलू ने बुझे स्वर में कहा और अगले ही पल उछलते हुए कहा, अरे हमो साला मंदिर का कोनो घंटा है का जिसे हर कोई आकर बजा जाता है? ए गुड्डू भैया हमारी भी ना कानपुर में कोनो इज्जत है, सिर्फ तुम्हारे थप्पड़ खाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं हम। अरे हमरा भी बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना है, मिश्रा जी तक हमारे साथ में डील करने लगे हैं। आखिरी शब्द गोलू ने थोड़ा दबी आवाज में कहे, लेकिन बातों बातों में उसने ऐसी बात बोल दी जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी। गुड्डू ने गोलू के मुंह से अपने पिताजी के बारे में सुना तो गोलू से कहा, कैसे डील गोलू? मां की आंख आग लगे तुम्हारी जबान को गोलू गुप्ता, तुम्हारी जबान नाम की गाड़ी में ब्रेक काहे नहीं है? अब बोल दिए ना गुड्डू भैया के सामने सच। आज जे आदमी मुंह में हाथ डालकर सच निकलवा लेगा है तो मिश्रा जी का लौंडा ही ना। कसम से गोलू साला तुम्हारी जिंदगी में ना कुछ सही भी हो ना तो तुम उसको मनहूस बना दोगे अपनी जबान से। गोलू झुंझलाते हुए खुद में ही बड़बड़ाया। गोलू को बड़बड़ाते देखकर गुड्डू ने उसका कंधा हिलाकर कहा, गोलू हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, पिताजी से का डील किए हो तुम? गोलू ने मासूमियत से गुड्डू को देखा और फिर क्यूट बनने की नाकाम कोशिश करते हुए अपने दांत दिखाए और पलकें मिचमिचाई और कहा, क्यूट लग रहे हैं ना भैया? एक नंबर के चूतिया लग रहे हो गोलू। पहले हमका ये बताओ कि का गड़बड़ किए हो तुम? पिताजी से का डील की है तुमने? और फूफा कहाँ है? गुड्डू ने थोड़ा गुस्से से कहा। गुड्डू के मुंह से फूफा का नाम सुनकर गोलू को याद आया कि उसने जाने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, भैया एक तो बहुत जरूरी काम है, अभी हमें जाना होगा, हम ना शाम में मिलते हैं आपसे। गुड्डू ने गोलू की बाह पकड़कर उसे जाने से रोका और अपने सामने करके कहा, बहाने मत बनाओ गोलू, हमें ये बताओ बात का है और पिछले 2 दिन से कहां बिजी हो तुम? देखो गोलू, कुछ ऐसा तो है जो तुम हमसे छुपा रहे हो। अब तुम खुद से बताओ या हम अपने तरीके से उगलवाएं? गुड्डू के चेहरे पर गंभीरता और बातों में कठोरता देखकर गोलू ने हार मान ली और शुरू से लेकर अब तक का सारा किस्सा एक सांस में गोलू को सुना दिया। गुड्डू ने सुना तो अपना सर पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गया। गोलू ने देखा तो डरते डरते कहा, अरे भैया टेंशन नहीं लो, हम सब सही कर देंगे। एक तो गोलू ने इतना बड़ा कांड कर दिया,
ऊपर से वह गुड्डू से सब सही करने की बात कर रहा था। गुड्डू उठा और गोलू को अपने हाथ की 4 उंगलियां दिखाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, अबे क्या ठीक करोगे तुम गोलू? साला इतना सब कर दिया और हमें बताए तक नहीं। और तो और पिताजी को भी सब में शामिल कर लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या गोलू? पिताजी को ये सब पता चला ना तो हम दोनों की खाल में भूसा भर देंगे। वो पीछे का सब भूल गए क्या तुम? और फूफा को किडनैप कैसे कर लिया अभी तुमने? हमने तुमसे उनको घर छोड़ने को कहा था, तुमने उन्हें पिंकिया के घर छोड़ा है। अपने उस असुर को नहीं जानते का तुम? असुर नहीं भैया, ससुर। गोलू ने गुड्डू की बात बीच में काटते हुए कहा। गुड्डू ने गोलू को गुस्से से देखा तो गोलू चुप हो गया। गुड्डू ने इसे घूरा और कहा, असुरी है वो। तुमको अपनी लड़की दे दीजिए का मतलब ये नहीं है कि बदल गए हैं। सांप अपनी केचुली उतार सकता है पर जे शर्मा नहीं। चला एक तो कोनो बात नहीं टिकती हो कि पेट मां 20 रुपए की लॉटरी भी लगे ना तो शाम तक पूरे मोहल्ले को खबर हो जाती है। और तुम्हें उनके घर पर फूफा को बंद कर आए, वो भी उनके सामने। तुम फूफा को नहीं गोलू अपनी मौत का सामान वहां छोड़कर आए हो। गोलू ने सुना तो उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि उसने हीरो बनने के चक्कर में कितनी बड़ी गलती की है। गुड्डू मिश्रा जी से तो वह बच जाएगा, लेकिन पिंकी की पापा और अपने खुद के बाप से उसे कौन बचाएगा? उसने रोनी सी सूरत बनाकर गुड्डू की तरफ देखा और कहा, अब हम क्या करे भैया? गुड्डू ने गोलू को खा जाने वाली नजरों से देखा और कहा, इट्ठो मटकी, कुछो लकड़ी, 4 कंधे और एक इट्ठो अर्थी का इंतजाम कर लो। काहे? गोलू ने कहा, का है कि जॉन कांडी बार तुम किए हो ना गोलू, ओके बाद तुम्हारी मैयत तो निकलेगी कानपुर मां और वो 4 कंधे होंगे पिताजी, शर्मा जी, तुम्हारे बाप और फूफा के, और मटकी पकड़ेंगे बाबू। कहा है कि उनको भी तुम्हारे साथ गुंडाई करने का बुखार चढ़ा है ना? गुड्डू ने कहा, हे भैया, हम हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, ई बार हमका बचाई लो। अम्मा कसम हम गुंडाई छोड़ देंगे। तुम्हारे बाप और शर्मा जी को तो हम समझा भी लेंगे, पर फूफा वो साला तो हमको जिंदा चबा जाई है। और हमारे बाप हमको नंगा करके जुलूस निकाल दी है पूरे कानपुर में। हे भैया, ए भैया बचाई लो। हम सोचे गुंडाई करेंगे तो थोड़ा रुतबा बढ़ेगा हमारा। हम तो अपनी ही चिता सजाई लिए। कहाँ मिलेगा आपको हमें मरता देखकर? हाँ, अरे हम होंगे तो तुम्हारे छोटे मोटे कांड संभाल लेंगे ना। बस आखिरी गलती समझकर माफ कर ही दो। गोलू ने रोते हुए कहा। गोलू को रोते देखकर गुड्डू को दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, रोना बंद करो, हम सोचते हैं कुछ। गोलू सर पकड़कर नीचे जमीन पर बैठ गया और कहा, हाँ भैया, सोचो सोचो और हमारे हिस्से का भी तुम ही सोचो। कहा है कि हमारा दिमाग तो खत्म है जे सबके आगे। बाकी सब बाद में गोलू, पहले फूफा को शर्मा जी के घर से निकालना होगा, वरना हम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। गुड्डू ने कहा। गोलू उठा और कहा, चलो फिर असुर के घर। असुर नहीं ससुर, गुड्डू ने कहा। गोलू ने गुड्डू की तरफ देखा और कहा, अरे भैया, असुर हो चाहे ससुर, दोनों का काम हमारी छाती पर मूंग दलना है। अब चलो इससे पहले कि ददिया के साथ हमारी 13वीं का बंदोबस्त हो जाए, चलकर फूफा को धरते हैं। गुड्डू गोलू को लेकर मोती झील से बाहर आया। दोनों बाइक पर आकर बैठे और शर्मा जी के घर के लिए निकल गए। ये बात तो सच थी कि गुड्डू के बिना किए हर कांड में गोलू आज तक फंसता ही आया था, और इस बार तो उसने ऐसा कांड किया कि हर किसी से उसे बस लात घूसे ही पड़ रहे थे। गुप्ता जी का घर कानपुर। गोलू के कारनामे से नाराज होकर शर्मा जी पहुंचे सीधा गोलू के घर, उनके पिताजी से उनकी शिकायत करने। गज्जू गुप्ता घर पर ही थे और पौधों की कटाई छटाई कर रहे थे। शर्मा जी अंदर आए तो उन्हें देखकर गुप्ता जी ने पौधे छांटने वाली कैंची को वहीं रखा और उनकी तरफ आते हुए कहा, अरे समधी जी आप आइए आइए, बड़े दिनों बाद आना हुआ। अरे भाड़ में गया समधी, शर्मा जी ने आग बबूला होकर कहा। हमका नहीं पता था आप भाड़ में रहते हैं, तभी रंग थोड़ा दब गवा है। कहा है कि ज्यादा सिक जाते होंगे ना, इसीलिए थोड़े काले हो गए हैं, गुप्ता जी ने कहा, जो कि खुद अपने बेटे की तरह एक नंबर के बकैत थे। अपनी बकवास बंद करो गज्जू गुप्ता, पता भी है तुमने लौंडे ने क्या कांड किया है? शर्मा जी ने गुस्से से कहा, जो कि काफी सालों से गज्जू गुप्ता से खार खाकर बैठे थे। हमको का पूरे मोहल्ले को पता है, 4 महीने बाद रिजल्ट पे आ जाई है, गुप्ता जी ने कहा। गुप्ता जी का इशारा गोलू पिंकी की शादी से पहले हुई घटना की तरफ था,
जिसे सुनकर शर्मा जी और भड़क गए और धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, बेटा तो बेटा, बाप भी एक नंबर का रंगबाज ही है। ओ शर्मा, मुंह मत थूकना मत हो, जे बताओ अब का किए रहे गोलू महाराज? गुप्ता जी ने कहा। शर्मा जी ने गुप्ता जी को देखा और कहा, अभी बताएंगे ना तो तुम्हारे पांव के नीचे से जमीन खिसक जाई है, आसमान गिर पड़ो है। रंगबाजी तक ठीक था गुप्ता, पर तुम्हारे लौंडे ने अब कानपुर में शरीफ लोगों को अगवा करना भी शुरू कर दिया है। गुप्ता जी ने सुना तो उनकी भवें तन गई और वे सोच में पड़ गए, क्योंकि गोलू का यह नया कांड तो वे आज पहली बार सुन रहे थे। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 18। अब गुप्ता जी और शर्मा जी मिलकर गोलू की खटिया कैसे खड़ी करते हैं, ये तो सुनने को मिलेगा आपको कल, यानी कि अगले भाग में। तो आप सुन रहे थे मन मर्जियां, और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्पेशली उनके साथ जो आजकल उदास रहते हैं, ताकि उन्हें हंसने का एक मौका मिल सके। और मुझे अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही देते रहें। थैंक यू सो मच।